लेकिन इस्राइल ही दावा कर रहा है कि कोई नागरिक नहीं मारा गया। कई लोगों के घायल होने की सूचना भर है। फिर भी इस अस्पताल पर हमले को बहुत बड़ा माना जा रहा है। इस्राइल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अस्पताल पर हमला कर ईरान ने युद्ध अपराध किया है। गजा में इस्राइल ने कितने ही अस्पतालों पर बम गिराए, सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मी की हत्या कर दी गई, लोग बिना इलाज के मारे गए। आपको याद होगा, जुलाई 2024 में अमेरिका के 45 फिजिशियन ने तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखा था और हाल बताया था कि गजा में अस्पतालों की क्या स्थिति है। डॉक्टरों ने कहा कि गजा में कोई स्वतंत्र संस्था नहीं बची है जो वहां की हालत के बारे में सही जानकारी दे। अगर आपको फिलिस्तीन के लोगों पर यकीन नहीं है तो हम 50 डॉक्टरों की बात पर कर लीजिए और इसराइल को हर तरह का हथियार देना बंद कर दीजिए। लेकिन अमेरिका ने अनसुना कर दिया। किसी ने ट्विटर पर लिखा है कि आखिर इसराइल को भी युद्ध अपराध कहने के लिए एक अस्पताल मिल ही गया, वरना 2 साल से अस्पतालों पर बमबारी करता ही रहा है। दुनिया भर के डॉक्टरों की अपील को ठुकराता रहा। जब इसराइल ने गजा में अस्पतालों पर बम गिराया था तब किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक एक कर इसराइल ने गजा के सारे अस्पताल खत्म कर दिए। जो इसराइल अस्पताल पर हमले की बात से भड़ककर खामेनेई की हत्या की बात कर रहा है, उसने आज ही 19 जून को गजा में एक स्वास्थ्य इकाई के पास रह रहे विस्थापित लोगों के टेंट पर हमले किए हैं। फिलिस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने जानकारी दी है कि अल-कुद्स अस्पताल के पास यह हमला हुआ है। 5 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हुए हैं। ईरान के प्रेस टीवी ने वीडियो जारी किया है कि तेहरान के रेड क्रेसेंट फैसिलिटी पर हमला किया गया है। किसी भी युद्ध में किसी भी अस्पताल को टारगेट नहीं करना चाहिए, ईरान को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसराइल अस्पताल पर टारगेट करने को युद्ध अपराध कहे, इसका मतलब है कि इसराइल केवल ईरान नहीं बल्कि डिक्शनरी पर भी कब्जा कर लेना चाहता है, ताकि ए से लेकर जेड तक के सारे शब्दों के मतलब अपने हिसाब से बदल सके। ईरान ने तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी एक इमारत पर भी मिसाइल से हमला किया। इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। अभी तक खबरों के मुताबिक ईरान 14 राउंड की मिसाइलें दाग चुका है। जिस तरह से ईरान मिसाइलें दाग रहा है, उससे यह साफ है कि अपनी मिसाइलों की क्षमता पर बहुत भरोसा है। उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं और इसराइल के आयरन डोम को वह भेद कर दिखा देता है। आज भी ईरान ने इसराइल के कई शहरों में मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव समेत 2 और जिलों में कुल 6 जगहों पर मिसाइलों का हमला हुआ है। ईरान ने कहा कि उसने इसराइल पर अत्यधिक भारी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। इसराइल ने ईरान के कई हिस्सों में जवाबी हमले किए हैं, जिनमें तेहरान स्थित पुलिस मुख्यालय भवन भी शामिल है। इसराइल से नुकसान के कुछ वीडियो आ जाते हैं, लेकिन ठीक जानकारी नहीं मिलती, नुकसान का अंदाजा नहीं मिलता। ईरान की तरफ से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर इसराइल के हमले में 585 से अधिक ईरानी नागरिकों के मारे जाने की खबरें छपी हैं। दूसरी तरफ 19 जून की ही खबर है कि इसराइल ने ईरान के अराक स्थित हेवी वाटर प्लांट परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। यह ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ा एक ढांचा है जो परमाणु मशीनों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तेहरान से 250 किलोमीटर दूर इस ढांचे पर हमला हुआ है। किसी आम नागरिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं। इसराइल की सेना ने कहा है कि उसने रिएक्टर के उस हिस्से को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल प्लूटोनियम के उत्पादन में होता है। ईरान ने कहा है कि प्लांट के पास के इलाके में 2 बम गिरे हैं, रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। इस प्लांट को क्या नुकसान पहुंचा है, इसकी ठीक जानकारी नहीं मिल रही। खबर यह भी है कि अमेरिका इस बहस में उलझ गया है कि ईरान के फोर्डो में बम गिराने से सफलता मिलेगी या नहीं। फोर्डो की पहाड़ी के बहुत नीचे यूरेनियम संवर्धन की व्यवस्था बनाई गई है। फोर्डो में हमला करने को लेकर ट्रंप भी बहुत आश्वस्त नहीं बताए जा रहे। यही कारण है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले को मंजूरी दी है मगर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इस तरह की खबरें छप रही हैं। ट्रंप का एक और बयान आया है कि कोई नहीं जानता सिवाय उनके कि वे क्या करने वाले हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है सूत्रों के हवाले से कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी आने वाले दिनों में ईरान पर हमले की संभावना के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ ही कुछ संघीय एजेंसियों के प्रमुख भी हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन हमला कब होगा कोई नहीं जानता, तारीख और समय तो कोई नहीं बताएगा। लेकिन तमाम आलोचनाओं के बीच इंतजार हो रहा है कि ट्रंप आखिर क्या करते हैं। क्या ईरान पर हमला करने अमेरिकी सेना को भेजेंगे? रॉयटर्स ने खबर दी है कि ट्रंप ने कहा है कि वे इसराइल से अमेरिकी नागरिकों की निकासी को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरानी अधिकारी डील के लिए व्हाइट हाउस आने वाले हैं। ईरान ने तुरंत ही इसका खंडन किया और कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। ट्रंप अभी भी दोहरा रहे हैं कि ईरान कुछ ही दिनों में परमाणु बम बना लेगा, लेकिन गार्डियन ने लिखा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और विशेषज्ञों ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के प्रयास में नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि अमेरिका स्थित निष्पक्ष संगठन
आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के 3 शीर्ष अधिकारियों ने अमेरिका से युद्ध के बजाय परमाणु अप्रसार के लिए कूटनीति अपनाने का आह्वान किया है। इन अधिकारियों ने यह भी कहा है कि सैन्य हमले ईरान के परमाणु ज्ञान को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि इससे ईरान परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी से हटने के लिए मजबूर हो सकता है। इस्राएल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना गलत होगा। ईरान के साथ युद्ध का कोई औचित्य नजर नहीं आता। बिना सत्ता परिवर्तन के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं किया जा सकता। अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं उतरना चाहता, क्योंकि अमेरिका ने कभी कोई युद्ध नहीं जीता। एहुद बराक गिनाते हैं कि कोरिया, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान कहीं नहीं जीता है। इसलिए अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत करनी चाहिए। उधर इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को मानना पड़ गया कि ईरान के हमले से काफी नुकसान हुआ है। सवाल है कि इस्राएल के भीतर कितना नुकसान हुआ है, इसकी सही जानकारी क्यों नहीं है? क्यों पश्चिमी मीडिया को भी सेंसर किया जा रहा है? क्यों हाइफा बंदरगाह को कितना नुकसान पहुंचा है, उसकी कोई वास्तविक खबर नहीं आ रही। अल जजीरा पहले से ही इस्राएल में बैन है, बल्कि अब तो यह भी अपील की जा रही है कि अगर कोई अल जजीरा देखता हुआ पाया गया तो उसकी सूचना पुलिस को दें। इन बयानों से लगता नहीं कि इस्राएल इस लड़ाई में विजेता या मजबूत पक्ष की तरफ बर्ताव कर रहा है। ईरान ने इस्राएल पर आरोप लगाया है कि उसने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल को हैक कर लिया और लोगों के विरोध प्रदर्शन का वीडियो ब्रॉडकास्ट करने लगा। हम शहरी अखबार के टेलीग्राम हैंडल ने जानकारी दी है कि हैक करके लोगों से कहा गया कि सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कीजिए। एक हैकिंग समूह ने ईरान के क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट से $90 मिलियन निकाल लिए। इस्राएल के नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ने लोगों को चेतावनी दी है कि सेना की पहचान बनाकर कोई नागरिकों को फर्जी मैसेज भेज रहा है। इन संदेशों में लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है कि पब्लिक बम शेल्टर में नहीं जाए, क्योंकि अंदर आतंकी हमला हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान में काफी लंबे इंटरनेट ब्लैकआउट हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह इस्राएल के हमले के कारण नहीं, ईरान की सरकार के फैसले के कारण हो रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला लिया जा रहा है कि ईरान के लोग दुनिया के इंटरनेट से अलग अपने आंतरिक इंटरनेट के माध्यम से ही संचार करें और सरकार द्वारा मंजूर प्लेटफॉर्म पर ही बातचीत करें। इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो यह कि इस्राएल द्वारा किए जा रहे नुकसान की खबर को बाहर जाने से रोका जा सके, और दूसरा यह कि इस्राएल द्वारा किसी प्रकार का साइबर हमला ना हो। सरकारी मीडिया लोगों से व्हाट्सएप डिलीट करने को कह रहा है। दूसरी तरफ इस्राएल की ओर से खामेनेई की हत्या को लेकर बयान तेज होते जा रहे हैं। क्षतिग्रस्त अस्पताल की साइट पर रक्षा मंत्री कैट्स ने कहा है कि खामेनेई आधुनिक हिटलर हैं, उन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। खामेनेई को मारना युद्ध का बड़ा लक्ष्य है। ट्रंप ने ईरान से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ साफ कह दिया ईरान के सरेंडर करने का सवाल ही नहीं, उनका देश कभी सरेंडर नहीं करेगा। खामेनेई ने कहा, अस्पताल के जो भी वीडियो आ रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि अस्पताल की इमारत को भारी नुकसान तो पहुंचा है। एक फ्लोर पूरी तरह से ढह गया है, लेकिन जान माल को कितना नुकसान हुआ है इसकी कोई पुष्ट खबर नहीं। अस्पताल ने कहा है कि इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान ने कहा है कि उसका इरादा अस्पताल को निशाना बनाना नहीं था, पास में एक सैन्य ढांचा है उस पर हमला करना था। ईरान ने इस्राएल के अस्पताल पर हमला कर दिया है। बेरशेबा के सोरोका अस्पताल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया। 1000 बेड का यह अस्पताल दक्षिणी इस्राएल का सबसे बड़ा अस्पताल है। 10 लाख लोग इलाज के लिए इस पर निर्भर होते हैं।